हेलो। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस देश में एक ऐसा निकाय हो जो लोकतंत्र को क्या करे, फलने फूलने में मदद करे। और वही वो निकाय इलेक्शन कमीशन हमारे देश में है, यानी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे संविधान में चुनाव आयोग के प्रावधान दिए हुए हैं। चुनाव आयोग किसी पार्लियामेंट्री कानून से नहीं आया। हमारे देश में चुनाव आयोग की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने ही कर रखी थी, है ना। तो इलेक्शन कमीशन को एक संवैधानिक निकाय कहेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, है ना। ये ऑल इंडिया बॉडी की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को भी कंडक्ट करवाती है ना, वेदर इट इज़ लोकसभा इलेक्शंस और राज्यसभा इलेक्शंस, वेदर इट इज़ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर आप वाइस प्रेसिडेंट का हो। एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शंस कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरे देश को बांधने का काम करती है और सभी इकाइयों का चुनाव कराती है जो हमारे देश में शासन करने का काम करते हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो। हालांकि कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था के तहत चुनी जाती है, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देख रहे हैं आज, और दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। परमानेंट मतलब कि इसे ख़त्म नहीं करेंगे कभी भी किसी भी संशोधन के द्वारा, और दूसरा कि ये इंडिपेंडेंट यानी कि सरकार इसमें उंगली नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। चुनाव कराने में कभी भी कोई भी दल या कोई सरकार या सत्ता में कोई व्यक्ति है तो इसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, तभी चुनाव आयोग बिना भय और डर के चुनाव करा पाएगी। कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री आगे उसको धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, चुनाव में तुम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह से इंडिपेंडेंसी उसकी जो ख़त्म हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट बॉडी होना ज़रूरी है। हालांकि रियल में कैसा होता है इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे अभी। खैर, इस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना। संविधान ने ही इसे बनाया है। और क्यों बनाया है? ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। अंडर आर्टिकल 324 कहता है कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंसी, व्हाट आई एम सेइंग दिस, सुपरिटेंडेंस, am I right? सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल, है ना। डायरेक्शन, निर्देश देने की शक्ति, और पूरे चुनाव को नियंत्रित करने की शक्ति इसके पास है। कौन कौन से चुनाव? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव वाला, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। हाउएवर, इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। अब ये जो हमने 3 टियर गवर्नमेंट अपनाया है ना, और इसे तो 1992 में शायद कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, तो सोचो उस समय तो नहीं ही करते। उस समय तो कोई इसका प्रावधान करते भी नहीं कि भाई इलेक्शन कमीशन ही इसको देखेगी। तो ये इसके अंदर तो नहीं आ रहा है ना। इसके लिए सेपरेट अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो कि हर एक स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस को देखती है, ठीक। कंपोजिशन की बात करें हम इलेक्शन कमीशन की कि ये बना कैसे है, तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 1989 से पहले एक ही ऐसा मेंबर होता था जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उसके बाद से जो है सो और भी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाने लगा। हालांकि संविधान में ये कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जो कि डिसाइड किया जाएगा नंबर किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, कि कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। एंड
तो इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस 69 सॉरी या 89 से पहले एक ही हुआ करते थे, बाद में उसके बाद नंबर को बढ़ाया गया, जो कि 3 लगभग थे टोटल इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, है ना। और जब भी अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ करके अदर कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन की तरह काम करेंगे, चेयरमैन ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन की तरह काम करेंगे। ऑल्सो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है टू असिस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। मतलब इलेक्शन कमीशन को हेल्प करने के लिए रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब सभी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और उनकी जो शर्तें हैं सर्विस की, कंडीशन ऑफ सर्विस, इलेक्शन कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं काम करते, उनके जो सर्विस है उसकी कंडीशन और उसके ऑफिस की टेन्योर, कितने समय तक काम करेंगे, वो सब डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, है ना। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। हम आगे समझेंगे कि प्रेसिडेंट के डिसाइड करने का क्या मतलब है ना। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं का मतलब है कि डिसएडवांटेजियस वे में प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर सकते, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट हटा नहीं सकते, हटाने के लिए दोनों सदनों की सहमति लगती है। पावर एंड फंक्शंस, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पावर्स क्या हैं कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको डिटरमाइन करता है, जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसे डिटरमाइन, यानी कि उसे डिटरमाइन करता है। वन एरिया टेरिटोरियल और वाई टंग्स आर स्लीपिंग, territorial areas of electoral commission, okay, calm down, territorial areas of electoral constituencies based on delimitation commission। तो टेरिटोरियल एरिया को डिफाइन करता है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की टेरिटोरियल एरिया की, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से एक कैंडिडेट चुन के आना, तो उस एरिया को डिटरमिन करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बेस्ड होता है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग कहते हैं इसको हिंदी में, और ये पार्लियामेंट के कानून के द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, गठित बनाया जाता है, मतलब ये क्या करता है, जो इलेक्टोरल रोल है उसे प्रिपेयर करने की काम करता है, प्रिपेयर करता है, डेट ऑफ इलेक्शन को नोटिफाई करता है, और पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देने का काम करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की और कौन स्टेट लेवल की पार्टी होगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस, एंड उनको क्या सिंबल मिलेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक सिंबल होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, और वो सिंबल फिर दूसरे पार्टीज को नहीं दी जाती। एक्ट एज कोर्ट की तरह भी काम करता है, जब दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच कोई द्वंद्व आ जाए या फिर और भी चुनाव से संबंधित कोई इशू आ जाए जो कि आंतरिक मामला हो, तो उसे ये एक न्याय प्रणाली के तहत उसे सॉल्व करती है ना। कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कैंडिडेट के लिए, राइट। इसके अलावे इसके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि प्रिपेयर और रोस्टर फॉर पब्लिसिटी, एडवाइज प्रेसिडेंट टू ऑन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशंस, कि मेंबर्स जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन, और वही पार्लियामेंट में, और दूसरा कैंसल पोल्स इलेक्शंस, अगर इलेक्शन हुआ और वहाँ पे कोई दंगा हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुई, तो ऐसे में इलेक्शन को कैंसिल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर रिक्विजिशन स्टाफ नेसेसरी, अगर स्टाफ की ज़रूरत है तो उनसे रिक्वेस्ट करके और भी स्टाफ से मंगवा लेते हैं इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात हमने की, और इसमें है कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं
चुनाव के दरमियान में ये बहाल किए जाते हैं और ये सब सिविल सर्वेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। स्टेट लेवल में क्या होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर एज रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट आते हैं उन्हीं के पास नामांकन पत्र भरा जाता है ना, नामांकन पत्र भरा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब कुछ प्रोविज़न दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बनेगी, किस तरह कार्य करेगी। हालांकि जो इसके मेंबर्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन तय करने का काम नहीं करती, उनके क्वालिफ़िकेशन डिटरमाइन नहीं करती। कुछ सेफगार्ड्स भी देती हैं उन्हें कि जैसे उनका इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को बनाने के लिए, बट फिर भी लूप हॉल्स हैं और कमीशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कमीशन के मेंबर्स को आफ्टर देयर सर्विस उन्हें बाहर नहीं मतलब कि उन्हें किसी और दूसरी सेवा में जाने से रोका नहीं गया, जो कि एक गलत बात होती है अक्सर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि एक ड्रॉबैक है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये कुछ जानकारी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।